Hi guys, we'll start with a new drug of anti-helminthic which is called as niclosamide. तो निक्लोसामाइड का क्या है अभी देखते हैं. ओके, तो ये बेसिकली अवेलेबल है बेसिकली कम से कम 5 से 4 स्पीशीज़ के अगेंस्ट एक्ट करता है. इसका स्पेक्ट्रम देखते हैं. इट्स स्पेक्ट्रम इज़ डिफरेंट फ्रॉम मीबेंडाजोल, albendazole and the pyrantel palmoate. ठीक है, तो इसका स्पेक्ट्रम जो है डिफरेंट है. अब स्पेक्ट्रम के फीचर्स देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है. ठीक है, तो इट इज़ एक्टिंग अगेंस्ट सम और 4 to 5 ऑर्गेनिजम्स. एक है टीजिया सैजिनाटा, तो एक में लिख देता हूँ टी सैजिनाटा. फिर दूसरा है हमारे पास टीना सोलियम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ द मेन ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज सिस्टिसर्कोसिस. ओके, एंड सिस्टिसर्कोसिस का अगर दूसरा नेम में बोलने की कोशिश करूँ तो इट इज़ नथिंग बट ह्यूमन हेलमिंथियासिस. ओके, इट्स एन अब्रप्ट रिएक्शन, मतलब टिश्यू जो बोलते हैं ना, टिश्यू इफेक्ट हो जाता है उसके अंदर आपका. ठीक है ना, अब जब आप देखोगे सो इट इज़ नथिंग बट द टिश्यू गेट्स अफेक्टेड. ओके, बिकॉज ऑफ दिस, एंड दिस इज़ द मेजर कॉज. ये जाके ब्रेन में भी इफेक्ट हो जाता है, सॉलिड डम्स फॉर्म करता है. एंड दिस इज़ द मेजर रीज़न बिहाइंड अडल्ट ऑनसेट सीजर्स दैट आर सीन इन दिस थिंग. तो वो जो है प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर. टेपवर्म ही कॉज करता है इसको भी, ऐसा कुछ नहीं है. बट ये सिस्टिसर्कोसिस मतलब टीना सोलियम इज़ नथिंग बट अ टेपवर्म, राइट. तो वैसा है, करेक्ट है. तो टीना सैजिनाटा के अगेंस्ट एक्ट करेगा. इट विल एक्ट अगेंस्ट, सो इट इज एक्टिंग अगेंस्ट सेस्टोड्स. ठीक है, नेमाटोड, सेस्टोड्स, ये डिफरेंट क्लासेस हैं. ओके, तो वो एक है. और पिनवर्म जैसा भी, पिनवर्म के अगेंस्ट भी एक्ट करता है. अच्छा, एक और डायफाइलोबोट्रियम लैटम, तो डी लैटम बोल देता हूँ, सिंपल. एंड एच नाना, तो एच नाना इज़ दिस थिंग, मतलब एक फेमिलियर वर्ड है, आपने सुना होगा कभी. येस, वी हैव स्टडीड दैट इन एल्बेंडाजोल एंड अदर्स ड्रग्स. ठीक है. पिनवर्म अगेन द सेम थिंग. पिनवर्म आपने शायद से नहीं सुना होगा. पिनवर्म जो है ना, बेसिकली इट इज़ स्टॉप्ड बाय योर पायरेंटल पामोएट. ओके, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है इसके अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी, दैट इज टी सैजिनाटा, टी सोलियम, डी लैटम, दैट इज डायफाइलोबोट्रियम लैटम, एच नाना एंड पिनवर्म. कूल. तो ये सब ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी है. नेक्स्ट थिंग दैट आई वांटेड यू टू स्टडी अबाउट इज़ दैट इतने सारे ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट वो एक्ट करते हैं. सेस्टोस के अगेंस्ट ज़्यादा करके एक्ट करता है. उसका मैकेनिज्म एक्शन क्या होगा देखो. अगर मैं आपको बताऊं तो MOA के हिसाब से हमने अभी तक 2 MOA पढ़े थे. इफ यू रिमेंबर, हमने एक MOA जो पढ़ा है, मैं आपस पर रिव्यू करवा देता हूँ. शायद से मेरे से मिस हो गया होगा. तो सबसे पहला जो हमने MOA पढ़ा था वो पढ़ा था मीबेंडाजोल का. वो था बीटा ट्यूबुलिन के माइक्रोट्यूब्यूल्स को ये एक्ट करवाता था. इसका पॉलीमराइजेशन स्टॉप कर देता था. जो हमारा पायरेंटल पामोएट है वो क्या करता है, NM रिसेप्टर्स को इफेक्ट करता है. ठीक है, प्लस इसके पास एंटीकोलिनेस्टरीज एक्टिविटी है. NM रिसेप्टर्स एंड एंटीकोलिनेस्टरीज ऑफ व्हाट, ऑफ वर्म्स. इसकी वजह से वर्म्स एक्सपेल हो सकते हैं. ओके, नाउ इफ़ यू सी, ये तो हमारा MOA हो गया सेकेंड. अभी थर्ड जो MOA मैं आपको बताने वाला हूँ इज़ ऑफ योर निक्लोसामाइड. निक्लोसामाइड का MOA क्या बोलता है, इट इज़ बेसिकली इनहिबिटिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ओके, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब ETC यार, ETC इन माइटोकॉन्ड्रिया. या आपको ETC नहीं याद रखना तो उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलो. ठीक है. और दूसरा, ये तो एक मैकेनिज्म हो गया. दूसरा एनएरोबिक ATP जनरेशन को ये स्टॉप कर देगा. समझ में आया आपको.
ये दो मैकेनिज्म की वजह से जो है इसकी एक्टिविटी होती है। आई कंटिन्यू दिस, आई रब दिस एंड कंटिन्यू दिस पार्ट। होता ऐसा है कि वापस एक बार लिखूँगा मैं ऊपर इसका एमओ है ताकि और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो और मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, आप देखो कि जो हमारे पास हमारा निक्लोसामाइड है वो मैंने क्या बोला था कि दो मैकेनिज्म से एक्ट करता है। एक तो एटीपी जनरेशन रोक देगा, वो भी कौन सी एटीपी जनरेशन, एन एरोबिक वाली। प्लस क्या करेगा कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है उसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रोक देगा। बराबर है। अब इसके वजह से क्या हो जाएगा ना कि जो हमारा टेपवर्म है दैट विल गेट इंजर्ड। इंजर्ड एज इन मतलब अभी इंजर्ड लिखा हुआ है किडी त्रिपाठी में, बट आप वर्ड टू वर्ड मत पढ़ो। मतलब बोलने की बात है, ऐसा लगेगा आपको मैं डायरेक्टली रीड करके बोल रहा हूँ, बट नहीं। टेपवर्म को पहुँचेगी हानि। इसके वजह से क्या हो जाएगा ना कि इट विल बी डाइजेस्टेड, ठीक है, इन द इंटेस्टाइन इटसेल्फ। ओके। और टेपवर्म जो है ना पार्शियली डाइजेस्ट होता है, दैट इज़ द मेन इशू। पार्शियली, पूरा डाइजेस्ट हो जाता तो प्रॉब्लम ही नहीं होती, इट इज़ पार्शियली डाइजेस्टेड इन द इंटेस्टाइन। सिंस इट इज़ पार्शियली डाइजेस्टेड, जो डेड सेगमेंट्स है ना, डेड सेगमेंट्स का पार्शियली डाइजेशन अगर होगा ना, किसका डाइजेशन होगा, टेपवर्म के डेड सेगमेंट्स का। ऑफ कोर्स वो मर चुके हैं, राइट, इंजर्ड के हानि पहुंच गई, मतलब न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, उनके डेड सेगमेंट्स का यहाँ पर डाइजेशन होने वाला है। एंड सिंस दीज डेड थिंग्स आर बेसिकली नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड इन द इंटेस्टाइन, व्हाट विल हैपन इज जो पार्शियली डाइजेस्टेड सेगमेंट्स रहेंगे दे विल रिलीज ओवा, ओके, and they will develop into larvae in the intestine itself and then will cause cysticercosis, which is a worst thing that can happen. इसलिए निक्लोसामाइड का इशू है, समझा है। इसलिए ज़्यादा करके हम लोग इस केसेस में, ऐसे केसेस में जो है एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि टीना सोडियम की इन्फेक्शन के अंदर हम निक्लोसामाइड मत यूज़ करो, यू शुड बी यूजिंग सम अदर ड्रग इन दिस केस। ओके, तो वो भी हम देखेंगे कि कौन सा ड्रग हम लोग यूज़ करना चाहिए। एक यहाँ पर लाइन आएगा जिसमें आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा ड्रग अपने को यूज़ करना चाहिए, प्राजिक्विंटल यूज़ करना चाहिए। तो देखते हैं वापस। तो एज आई सेड दैट इट इज़ बेसिकली कॉजिंग सिस्टिसरकोसिस। तो आपको मैकेनिज्म समझ में एमओए बेसिकली क्या हो रहा था कि एक तो एनर्बिक एटीपी फॉर्मेशन रोक रहा था। सेकेंड थिंग दैट इट वाज डूइंग बेसिक दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ना, ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, रोक रहा था उसको। जो आपका टेपवर्म है उसको पार्शियल डाइजेस्ट, इसकी वजह से क्या होता था कि टेपवर्म मर जाता था। अब टेपवर्म की जितनी भी चीज़ें हैं उनको इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट करना होता है। अब वो जो हो जाती है पार्शियल डाइजेस्ट, निक्लोसामाइड की वजह से जो होता है ना कि डाइजेशन बराबर होता ही नहीं है इनका, जिसकी वजह से कुछ पार्ट्स रिमेन हो जाते हैं और उन रिमेन्स की वजह से जो है वो ओवा रिलीज़ करते हैं एंड दे डेवलप इनटू लार्वा। करेक्ट है। अब इसके कुछ रेजिमेंट्स है जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर हम निक्लोसामाइड दे भी रहे हो तो कैसा देना है और एग्जैक्टली होता क्या है, आपको अगर देखना है कि अगर सब कुछ क्लियर है कि नहीं है, तो व्हाट यू शुड डू इज़ यू शुड सर्च फॉर अ स्कोलेक्स इन द स्टूल। नाउ व्हाट इज स्कोलेक्स? व्हाट इज स्कोलेक्स? स्कोलेक्स का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक टेपवर्म है, टेपवर्म ने शायद से बराबर बना नहीं होगा, पर इसका जो आगे का पार्ट होता है ना, इसके अंदर तीत रहते हैं ऐसे, ये जो हेड है ना इसका, दिस इज अ स्कोलेक्स। इफ दिस इज फाउंड इन द स्टूल, देन यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि दूसरे जो पार्ट्स है वो ग्रो नहीं होंगे। अगर एरिया ज़्यादा ना तो लफड़ा करता, समझा। तो निक्लोसामाइड अगर दे रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मतलब स्टूल के अंदर कि भाई स्कोलेक्स आया कि नहीं है। आ गया तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप इस केस में अगर आपको देना भी है, इन द केस अगर आप प्राजिक्विंटल नहीं दे सकते हो, आपको निक्लोसामाइड देने की ज़रूरत पड़ गई, तो नॉर्मल रेजिमेंट जो इसका होता है वो होता है 0.5 ग्राम का टैबलेट देना पड़ता है ब्रेकफास्ट के बाद। वापस फिर आपको जो है 2 और टैबलेट देने पड़ेंगे, ठीक है।
एंड उसके बाद वापस एक बार फॉलो अप करना पड़ेगा आपको 2 टैबलेट्स के बाद आफ्टर 1 घंटा, ठीक है ना। 2 से 6 बच्चे के लिए 2 से 6 साल के बच्चों के लिए ये होता है। उसके बाद में आपको सलाइन पर्स देना पड़ेगा टू वॉश ऑफ एवरी वर्म। समझ में आता है? सो दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ योर निक्लोसामाइड। निक्लोसामाइड का अगर आपको ट्रीटमेंट रेजिम बताऊँ मैं ना, इन केस ऑफ निक्लोसामाइड, तो वो होगा कि आपने 0.5 ग्राम्स का एक टैब दे दिया, ठीक है। फिर आपने 2 और टैबलेट्स दे दिए जिसको आप वाटर के साथ ले सकते हो, सॉलो कर सकते हो, वाटर के साथ ले सकते हो, जो भी है, च्यूड एंड सॉलोड। फिर इसके बाद में 1 आवर जब आपका बीत जाएगा, आफ्टर 1 आवर तो आप क्या कर सकते हो, वापस एक 2 टैब दे सकते हो, ठीक है ना। 2 टैब्स कैन बी रिपीटेड वापस आफ्टर 1 आवर, ठीक है ना। एंड देन यू विल गिव अ सलाइन पर्च। दिस कैन बी डन इन केस ऑफ दिस थिंग। तो सीधी सी बात है भैया, सीधी बात तो बकवास, ठीक है। ये बात हो गई है। अभी अगर मेरे को निक्लोसामाइड नहीं देना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन गिव समथिंग इज कॉल्ड एज प्राजिक्विंटल, क्योंकि प्राजिक्विंटल का एक चीज़ यहाँ पर ये है कि वो मारेगा ही नहीं, इट विल नॉट कॉज डेथ, इट विल मतलब इट डज नॉट मारेगा नहीं, वो बात नहीं है। इट विल नॉट लीड टू डाइजेशन ऑफ वर्म्स। जैसे निक्लोसामाइड की वजह से डाइजेशन हो जाता था, प्राजिक्विंटल कैसा नहीं होता, तो प्राजिक्विंटल डज नॉट डू दैट, ओके। सो प्राजिक्विंटल does not lead to digestion of worms, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ही नहीं होती है कि नहीं। तो ये अपना ये बात है। ये तो टेप वर्म की रिवीजन अगर आपको देखना तो आप देख सकते हो, ओके। मोटा मोटा रेजिमेंट है ये। अभी एडवर्स इफेक्ट्स क्या है इसके? एडवर्स इफेक्ट्स ये हैं, निक्लोसामाइड के एडवर्स इफेक्ट्स अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? तो एडवर्स इफेक्ट्स ये हो सकते हैं कि इसका मिनिमली अब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी, नो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी अकर, ऐसा लिखा है किल पार्टी के अंदर, ओके। तो माइनर एब्डोमिनल सिम्टम्स है, आई प्रोड्यूस ओकेजनली, ठीक है। अगर आप देखोगे ना, कौन सा भी ड्रग उठा के देख लो हेलमेंथिक्स का, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, नॉट ऑल, मालूम पड़ेगा कि वो जीआई सिम्टम्स तो हैं ही, कुछ भी कर लो जीआई सिम्टम्स तो हैं, एब्डोमिनल सिम्टम्स तो दिखेंगे ही दिखेंगे आपको। सिस्टमिक टॉक्सिसिटी नहीं है ऑफकोर्स, बट ठीक है। अच्छा, इसके पास मलाइज होता है, प्लूराइटिस है, ठीक है, लाइट हेडेडनेस, ठीक है ना। ये जो भी है प्लूराइटिस, ये थोड़ा रेयर है, मलाइज एंड प्लूराइटिस जो हम देखते हैं।